हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स की बात की थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की थी। 4 प्रिंसिपल्स की हम लोगों ने बात की थी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल तक। और आज हम लोग बात करेंगे मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का ही एक एक्सटेंशन है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो भी चीज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन या बिजनेस ट्रांजैक्शन, मटेरियल हो मतलब जिसका दिया जाना आवश्यक हो। इसलिए दिया जाना आवश्यक हो कि उसके आधार पर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर हैं उनके जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते हैं तो वो मटेरियल नहीं है, अगर हो सकते हैं तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है। और ऐसे मटेरियल इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज़रूर ही डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। तो ये मटेरियल प्रिंसिपल बताता है। हम जानते हैं कि मटेरियलिटी जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव होता है मतलब एक चीज़ एक व्यक्ति के लिए मटेरियल हो सकता है, वही चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए मटेरियल नहीं हो सकता है। जैसे मिस्टर मुकेश अंबानी है। मिस्टर मुकेश अंबानी के लिए 100 रुपीज़ का एक नोट, 100 रुपीज़ का एक नोट मटेरियल नहीं हो सकता है या नहीं है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए 100 रुपीज़ का नोट मटेरियल, मतलब ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है बल्कि जितना उपयोगी मुकेश अंबानी के लिए। इकोनॉमिक्स में भी हम लोग बात ये देखते हैं, पढ़ते हैं। तो खैर इकोनॉमिक्स की बात छोड़िए, हम लोग यहाँ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर मतलब मेरे कहने का मतलब है कि और मटेरियलिटी ये सब्जेक्टिव मैटर, ऑल्दो मटेरियलिटी ये सब्जेक्टिव मैटर, मटेरियल जो होता है वो एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। अब मटेरियलिटी का मीनिंग क्या बताया गया है? अकाउंटिंग शुड रिकॉर्ड ऑल द मटेरियल फैक्ट। मटेरियलिटी प्रिंसिपल में क्या कहा गया है? अकाउंटिंग शुड रिकॉर्ड ऑल द मटेरियल फैक्ट, द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट विच आर इमैटेरियल शुड बी ओवर एम्फसाइज्ड। वैसी चीज़ों को जो बहुत मटेरियल नहीं है उनको प्रेजेंट करने के लिए बहुत जोर देने की ज़रूरत है, लेकिन मटेरियल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। ये अकाउंटिंग का एक मुख्य प्रिंसिपल है। जैसे है एग्जाम्पल के लिए, इफ़ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज एबल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ ए यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस, इट इज़ मटेरियल। अगर किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस के यूजर का कोई डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है तो वो नटशेल में मटेरियल है। वही मटेरियल चीज़ है जिसका इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में ज़रूर ही दिया जाना चाहिए। The materiality of an item depends on its nature and on amount involved। कोई आइटम फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मटेरियल है या नहीं मटेरियल है, इसका निर्धारण हम लोग उसके नेचर के आधार पर और जितना पैसा उसमें लगा हुआ है, खर्च हुआ है, उसके आधार पर करते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मनी स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ साइज ऑफ शॉप इज मटेरियल। अगर एक दुकान का साइज बढ़ाने के लिए तो जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्पेस बढ़ जाएगा और उसका इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देना है तो देना ज़रूरी है, क्योंकि ये मटेरियल है। उसमें जो खर्च किया है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में हम ये कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन स्टॉक, ये इम्पोर्टेंट है, किया जाना चाहिए। स्टॉक ऑफ इरेजर्स, पेंसिल्स, पेन्स आर इमैटेरियल।
अगर आपको कहा जाए कि लेट ये छोटे मोटे जो आइटम है, इरेजर्स, पेंसिल, पेन, इसका स्टॉक रखा जाए, तो इनका स्टॉक रखने में ही हमको इतना समय लग जाएगा या इतना साधन खर्च हो जाएगा जो इनके स्टॉक के मूल्य से ही ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में ये इमेटेरियल है और इनके जो कीमत भी होंगे वे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 100, 200, 150 लाइक दैट होंगे। तो इनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, ऐसी नहीं बात है कि नहीं की जाती है, लेकिन एक्सपेंसेस के रूप में, न कि एक्सपेंडिचर के रूप में, न कि दैट स्टॉक के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट है वेरिएशन इन दी वैल्यू ऑफ स्टॉक। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इमेटेरियल ट्रांजैक्शन है उनको छोड़ दिया जाता है, उनको उस तरह का इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है जिस तरह इम्पोर्टेंस जो मटेरियल फैक्टर है उसको दिया जाता है। जैसे एक और उदाहरण है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाई ₹200 इज इमेटेरियल बट इन द वेरिएशन ऑफ कैश बैलेंस बाई ₹200 इज मटेरियल। ठीक है, अगर हमारे मटेरियल की वैल्यू में अगर ₹200 का वेरिएशन होता है तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मान लीजिए कि लाखों का मटेरियल है, करोड़ों का मटेरियल है, वैसी स्थिति में कुछ इवेपोरेट हो सकता है, कुछ दैट कुछ वेस्टेज हो सकता है, तो वहाँ 200 वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कैश बैलेंस लाखों रुपया का हो चाहे करोड़ों का हो और उसमें अगर ₹200 कम है तो वहाँ उसका है, चूँकि एक खास व्यक्ति उसको हैंडल कर रहा है। स्टोर में कई लोग होते हैं, स्टोर को कैश की तरह मेंटेन भी नहीं किया जाता है, उसके लिए कोई करेंसी बॉक्स या दैट इज जो लॉकर होते हैं या दैट जो कैश के लिए लॉकर होते हैं वैसे लॉकर नहीं होते हैं, और उसको हैंडल तो एक ही व्यक्ति करता है, लेकिन कई तरह के मजदूर वगैरह उसमें आते जाते रहते हैं, कई लोग आते जाते रहते हैं। वैसी स्थिति में अगर कुछ वेस्टेज हो जाता है और उसके वैल्यू में दैट माइनर को ये और अलाउ भी किया जाता है, बहुत से अकाउंटिंग जो नॉब्स है उसके अंतर्गत बहुत तरह के स्टॉक्स में कुछ नॉर्मल वेस्टेज अलाउ भी किया जाता है जो वो कट जाता है, जैसे कोल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो वैसी स्थिति में जो रैक से रेलवे रैक से कोल आता है या जो दैट ट्रांसपोर्ट करके ट्रक वगैरह से कोल आता है, वैसी स्थिति में रास्ते में उसके वज़न में कुछ कमी हो जाती है। पेट्रोल कहीं से आ रहा है तो वैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ रहा है, तो वैसी स्थिति में पेट्रोल आ रहा है, तो वैसी स्थिति में उसमें कुछ कमी हो जाती है। तो मटेरियल के अगर कॉस्ट में कुछ माइनर कमी हुई है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कैश में अगर माइनर भी कमी हुई है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मटेरियल है। तो इस तरह एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। इसका मतलब सारी मटेरियल चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। मटेरियल का मतलब ये है कि ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिसका जो यूजर के फिनेंशियल इकोनॉमिक डिसीजन को प्रभावित करने के में सक्षम हो, वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है फर्म के लिए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जो इन्फ्लुएंस करने में सक्षम नहीं हो, मतलब बहुत माइनर हो, तो वो मटेरियल नहीं है। तो सारे मटेरियल इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया ही जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस का क्या मतलब है? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस का मतलब है कि हम जब भी कोई अनुमान करते हैं तो हम लोग सतर्क होकर के, कंजर्वेटिव होकर के, मतलब हमारा अनुमान जो है उससे कम आंक करके ही बताते हैं। जैसे अगर
कोई बच्चा कोई बोर्ड एग्ज़ाम देता है, उससे गार्जियन पूछते हैं, उसके फादर पूछते हैं कि क्या स्कोर करने की उम्मीद है। तो अगर बच्चे को 90% स्कोर करने की उम्मीद है तो वो ज़रूर कहता है कि 80% आ जाएगा, 85% आ जाएगा। उसको 95% 100% स्कोर करने की उम्मीद है तो वो कहता है कि 100 आ जाना चाहिए या 95% आ जाएगा। मतलब कंजर्वेटिव होकर ही वो प्रिडिक्ट करता है किसी फ्यूचर आउटकम का। तो वैसे उसी तरह अकाउंटिंग में भी हमको कंजर्वेटिव होने की ज़रूरत है। अकाउंटिंग में भी कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का मतलब होता है कि हम सतर्क रह करके, हम अलर्ट रह करके कोई भी फ्यूचर के चीज़ के बारे में, आउटकम के बारे में प्रिडिक्ट करें। ऐसा नहीं हो कि प्रिडिक्शन हमारा बहुत ज़्यादा हो जाए और आउटकम कम हो जाए। इससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, कई तरह की परेशानियां खड़ी भविष्य में हो सकती हैं। तो इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, इट इज सेड दैट ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड anticipated profits are not recorded. They are recorded only when they are realized. ठीक है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल अकाउंट का मतलब ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई लॉस का अनुमान है, मतलब लॉस अगर होने वाला है तो उसको तो हम बुक्स अकाउंट्स में लिख लेते हैं, उसका अनुमान करके जो हमारा अनुमान है उतना लिख लेते हैं। लेकिन कोई अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको अनुमान करके हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं जब तक कि वो रियलाइज नहीं हो जाता है, जो वो हो नहीं जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं, तब लिखेंगे जब वो हो जाएगा। उदाहरण के लिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। जब हम क्लोजिंग स्टॉक दैट इज एक करंट एसेट का वैल्यूएशन करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस कर सकता है या लॉस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको हम लोग बुक या मार्केट वैल्यू जो दोनों में से कम है उसी पर दिखाते हैं। अगर मार्केट वैल्यू मान लीजिए कि 100 रुपीज़ है, हमने खरीदा है उसको 50 रुपीज़ में, तभी तो 50 रुपीज़ सीधे हमको फ़ायदा दिख रहा है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं, प्रॉफिट हम अपना अधिक दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। चूँकि नियम क्या है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है कि नियम ये है कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है वो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पर किया जाता है, तो उसको उसी पर दिखाया जाता है। ये प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म या और प्रूडेंस के कारण ही किया जाता है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसी तरह जो डेटर्स हैं, डेटर्स में हमको 100% पैसा वसूल नहीं होता है, तो उनके लिए हम लोग एक रिजर्व बना करके क्रिएट करते हैं और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। तो प्रोविज़न करते हैं और फॉर डाउटफुल डेट्स ये प्रूडेंस प्रिंसिपल के कारण ही किया जाता है। क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हमारे बहुत सारे डेटर्स हैं, उनको पैसा अगर जल्दी वसूल करना है तो हमको कुछ उनको कैश रिबेट देना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में रिबेट जो है वो उसके लिए भी हम लोग प्रोविज़न करते हैं। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स etc. बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट हैं जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाना चाहिए लंबे अवधि तक। एक्चुअली उनका कोई अपना रियल वैल्यू इंटेंजिबल एसेट का ऐसे फिजिकल वैल्यू नहीं होता है, उसका फिजिकली नहीं उपयोग बिजनेस में उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि वे एक एसेट माने जाते हैं और एसेट बिजनेस के हैं, उनसे फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन बुक्स में शो करना उसको प्रूडेंस के दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है। इसलिए उनको धीरे धीरे करके नियम के अनुसार, कानून के अनुसार या अकाउंटिंग नॉर्म के अनुसार राइट अप कर दिया जाता है। नेक्स्ट, presentation of joint life policy at surrender value against the actual amount paid in balance sheet। जब पार्टनरशिप फॉर्म होता है और ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है पार्टनर्स की,
वैसी स्थिति में पार्टनरशिप फर्म के ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू जो हम दिखाते हैं वो वैल्यू एक्चुअली जितना प्रीमियम हम लोगों ने पेड कर दिया है उतना नहीं होता है, बल्कि उस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू क्या है वो होता है। प्रीमियम अगर हमने अक्सरहा जो प्रीमियम के पेमेंट से कम होता है, तो हम लोग ये इसलिए करते हैं कि प्रीमियम का पैसा तो हमको नहीं मिलेगा, हमको तो वही मिलेगा जो सरेंडर वैल्यू है। तो हम लोग प्ले शेप की फॉर्मूला के आधार पर काम करते हैं और एसेट का वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। समटाइम्स इस लिस्ट लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? इस प्रिंसिपल का ड्रॉबैक क्या है? समटाइम्स it leads to generation of hidden profit और क्रिएशन ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट्स इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि ये हिडन प्रॉफिट क्रिएट करता है या सीक्रेट प्रॉफिट जनरेट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो कभी कभी अच्छा नहीं होता है फिनेंशियल प्रेजेंटेशन के लिए, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र के लिए करेक्ट डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसके अनुसार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एसेट दिखाए जाते हैं या फिक्स एसेट दिखाए जाते हैं या कोई भी एसेट दिखाए जाते हैं, वे उसी वैल्यू पर दिखाए जाते हैं जिस वैल्यू पर उनको एक्वायर किया गया है, उनको परचेज किया गया है, न कि मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, जैसे कोई एसेट अगर दिखाया जाता है तो उसका क्या कॉस्ट ऑफ परचेज है, उसको लाने में फिक्स एसेट अगर हमको दिखाना है तो क्या उसका कॉस्ट ऑफ परचेज है, कितने में खरीदा गया, उसको लाने में क्या खर्च हुआ, उसको लगाने में क्या खर्च हुआ, उस काम तक पहुंचने में कितना खर्च हुआ वो, और उसको यूज के लिए कितना डिप्रिसिएशन काटा गया, उसमें से उसको घटा करके हम लोग दिखाते हैं। हम लोग उस एसेट का मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन हम दिखाते उसी वैल्यू पर है जो उसका एक्चुअल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। जैसे हमने एक मशीन खरीदा, एक मशीन हम लोगों ने खरीदा, ये मशीन है, हमारा परचेज कॉस्ट 4 लाख है, हमारा फ्रेट 20,000 है, हमारा इंस्टॉलेशन 50,000 और हमारा कमीशनिंग टू मेक इट रेडी टू यूज के लिए या कमीशनिंग क्या है 30,000। टोटल कॉस्ट कितना हो गया 4 लाख, 20,000, 50,000, 30,000, 5 लाख। अब यदि ये मशीन का लाइफ है 5 ईयर्स, मशीन का लाइफ है 5 ईयर्स, तो ऐसी स्थिति में हम मशीन का जो डिप्रिसिएशन है वो 1 लाख पर ईयर के हिसाब से काट देंगे। 5 साल में मशीन का पूरा वैल्यू हम डिप्रिसिएशन के रूप में चार्ज कर लेंगे प्रॉफिट एंड अकाउंट से, क्योंकि 5 साल ही चलेगा। तो 5 साल चलेगा तो 1 लाख रुपये तो हर साल इसके यूज़ में हम प्रोटेक्शन पर्पसेज में या रेवेन्यू जो अर्न कर रहे हैं उस पीरियड में उसके लिए यूज़ कर ले रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं डिप्रिसिएशन तो ऐसी स्थिति में 1 लाख फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, 1 लाख सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में, 1 लाख थर्ड फाइनेंशियल ईयर में, 1 लाख फोर्थ फाइनेंशियल ईयर में, 1 लाख फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर में। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद इसको 4 लाख पर मशीन का वैल्यू दिखाएंगे, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के बाद 3 लाख पर, थर्ड फाइनेंशियल के बाद 3 लाख पर, 2 लाख पर, 1 फाइनेंशियल को 1 लाख पर, 1 लाख लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग डिप्रिशिएट कर देंगे, इसलिए 5 साल में पूरा वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पर या जो बुक वैल्यू भी कहते हैं इसको, बुक वैल्यू पर एसेट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। अब इसके
पक्ष में वेरिफिकेशन क्या दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट इज वेरीफाइबल, चूँकि एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है कि कितने में एसेट खरीदा गया है तो उसका वेरीफाइफिकेशन किया जा सकता है। डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट, एक्चुअली मार्केट का प्राइस क्या है उसको ट्रैक करना बहुत आसान नहीं है। स्टेबल एंड एस्थेटिक नॉट वेरिएबल, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है वो स्टेबल और एस्थेटिक है, बहुत वेरिएशन इसमें नहीं होता है। तो हमको एक तरह से एक स्टेबिलिटी रहती है चीज़ों को यूज करने में, बार बार चीज़ों को बदलना नहीं पड़ता है। चीज़ों को बदलने के कारण कई तरह की कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती हैं। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू कीप द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ वेरियस एसेट। एक फर्म के पास कई तरह के एसेट हो सकते हैं, सैकड़ों तरह के एसेट हो सकते हैं, हज़ारों तरह के एसेट हो सकते हैं। अब हर एसेट का मार्केट वैल्यू ट्रैक करके और उसको रिकॉर्ड करना और फिर एसेट्स का वैल्यूएशन करना क्लोजिंग के समय या ओपनिंग के समय या इन द मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये संभव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये प्रिंसिपल की वकालत, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल की वकालत की जाती है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। डजंट शो द ट्रू वर्थ ऑफ द बिजनेस एंड इट मे लीड टू हिडन प्रॉफिट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड। जो अनफेयर व्यू बिजनेस का नहीं दिखाता है, उसी तरह ये इन्फ्लेशनरी कंडीशन में ट्रू प्रॉफिट भी शो नहीं करता है। चूँकि इन्फ्लेशन कंडीशन में क्या होता है, चीज़ों की बात बहुत बढ़ी हुई होती है तो इन्फ्लेशन भी आपको बहुत अधिक दिखाना चाहिए। वैसी स्थिति में मशीन का दाम भी बढ़ा होगा, तो मशीन का दाम बढ़ा होगा तो ऊपर डिप्रिसिएशन भी अगर हम लोग टाइम के आधार पर काटते हैं तो वो भी बढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन हम तो कम के जो पुराना मशीन है उसी के आधार पर दिखा रहे हैं, उसी कॉस्ट के आधार पर दिखा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक हिडन प्रॉफिट क्रिएट हो जाता है। गुडविल इज शोन इन द बुक्स ओनली व्हेन इट इज परचेज एंड नॉट अदरवाइज। उसी तरह बहुत सारे एसेट हम बुक्स में दिखाते ही नहीं हैं, जैसे गुडविल फॉर्म का होता है, तो गुडविल तो होता ही है किसी फॉर्म का अगर पुराना फॉर्म है, लेकिन अगर वो जब तक खरीदा नहीं गया है, दूसरे फॉर्म से खरीदा नहीं गया है वो बिजनेस, या नया बिजनेस फॉर्म इंक्लूड नहीं हुआ है उस फॉर्म में, मतलब गुडविल का वैल्यू हम लोगों ने पैसा पे करके नहीं ये अर्न किया, नहीं पाया है, तो गुडविल की वैल्यू के लिए हम लोगों ने पैसा नहीं दिया है, तो उसको हम सब काउंट नहीं करते हैं। तो कभी कभी जो एसेट हम के लिए हमको पैसा नहीं देना पड़ता है वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की जाती है, तो फिर ट्रू पोजीशन बैलेंस शीट का कैसे दिखेगा, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखेगा बैलेंस शीट के द्वारा। द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज एट वेरियस टाइम आर इवन नॉट कंपेरेबल। उसी तरह एक ही एसेट, अगर एक मशीन पिछले साल में खरीदी गई, उसके पिछले साल में दूसरी से भी मशीन खरीदी गई, वही मशीन, एक ट्रक हमने 2015 में खरीदा, एक ट्रक 2016 में खरीदा, एक ट्रक 2017 में खरीदा, तो है तो सब ट्रक एक ही मॉडल का, एक ही साइज का हो सकता है, शेप का हो सकता है, और लेकिन कॉस्ट उसका डिफरेंट हो सकता है, तो इनको भी उनका ट्रैक रखना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। ये सारे ड्रॉबैक हैं। अब इसके बाद एक नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको और मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल में जो एक्सपेंसेज है वो जो खर्च किया जाता है किसी अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसको हम लोग मैच करते हैं रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को उसको रेवेन्यू जब अर्न किया जाता है उससे उसको मैच करना चाहिए।
जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है डिप्रिसिएशन। जैसे डिप्रिसिएशन में क्या होता है, सपोज एक मशीन हमने खरीदा, एक मशीन हमने खरीदा, एक मशीन हमने खरीदा, ठीक है, ये मशीन है, इसका लाइफ अगर 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स लाइफ है, ठीक है। अब 5 लाख का मशीन है, 5 लाख का मशीन है, तो इसके 1 साल में हम कितना इसके लाइफ पीरियड का यूज़ करेंगे 1/5। तो 5 लाख का 1/5 मतलब हम लोगों ने यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया? फर्म को अर्निंग बढ़ाने के लिए, फर्म के प्रोडक्शन में हमने इसको यूज़ किया, या और किसी तरह से हमने फर्म के लिए उपयोग किया। तो ऐसी स्थिति में हम जो 5 लाख का 1/5 है वो उस साल के प्रॉफिट से ज़रूर चार्ज करेंगे। क्यों चार्ज करेंगे? तो उस समय के रेवेन्यू के अर्न करने में इस डिप्रिसिएशन का भी सहयोग रहा है, उस मशीन का भी सहयोग रहा है, तभी वो उतना अर्न कर सका है। तो पहले साल के अंत में क्या करेंगे, हम 4 लाख पर मशीन को दिखाएंगे, दूसरे साल के अंत में 3 लाख पर दिखाएंगे, तीसरे साल के अंत में 2 लाख पर दिखाएंगे, चौथे साल के अंत में 1 लाख पर दिखाएंगे, और 5वें साल में ये 1 लाख भी हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन में चार्ज कर लेंगे। पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 1 लाख, तीसरे साल में 1 लाख, चौथे साल में 1 लाख, 5वें साल में 1 लाख। ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ, ये तीसरा साल हुआ, ये चौथा साल हुआ, पहला साल ये हुआ, दूसरा साल ये हुआ, तीसरा साल ये हुआ, चौथा साल ये हुआ, 5वां साल ये हुआ। ठीक है, ये लैक हो गया KH, और ये ईयर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दैट उस एसेट का उतना ही वैल्यू डिप्रिसिएशन के अंतर्गत दिखाते हैं जिसका हमने यूज़ किया है। तो हमने क्या किया, एक्सपेंसेस को उसी पीरियड के रेवेन्यू से मैच किया। एक्सपेंसेस को उसी पीरियड के रेवेन्यू से, द प्रिंसिपल इम्प्लाई दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज अर्न्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड to determine the correct profit of the accounting period. Depreciation is charged on tangible fixed assets on the basis of the period to which they relate. ठीक है, डिप्रिसिएशन जिस पीरियड का से रिलेटेड है। अब मान लीजिए यही मशीन हमने 1 अप्रैल को नहीं खरीद करके अगर दैट 1 अक्टूबर को ख़रीदा होता तो डिप्रिसिएशन कितना काटते, 6 मंथ्स का ही काटते। 6 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना होता, 50,000 होता। और लास्ट में अगले 6ठे साल में भी हमको काटना पड़ता कितना, जो बाकी 50,000 रह जाता उसको काटना पड़ता। तो डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट्स। जिस पीरियड का डिप्रिसिएशन है उसी पीरियड की इनकम से ही डिप्रिसिएशन को घटाया जाना
चाहिए। उसी तरह कोई भी एक्सपेंस उसी पीरियड के, किसी भी पीरियड का एक्सपेंस उसी पीरियड के इनकम से ही चार्ज किया जाना चाहिए। और उसी तरह दूसरे एक्सपेंसेस भी, ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट। जिस पीरियड का है उसी पीरियड में उसका लिखा जाना चाहिए। जैसा है सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, etc। अगर इस महीने का सैलरी, इस साल का, इस पीरियड का सैलरी हमारा बाकी है तो हम लोग नेचुरली इसको लिखते हैं, भले ही उसका पेमेंट हमने कैश में किया है या नहीं किया है। इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक कॉन्सेप्ट है, उसी तरह अनपेड रेट का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह प्रीपेड इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले, ऐसा इंश्योरेंस जिसका सर्विस हमको अभी रिसीव नहीं हुआ है, अगले अकाउंटिंग पीरियड में होगा। तो जितना पार्ट अगले अकाउंटिंग में होगा उतना पार्ट हमारे लिए प्रीपेड इंश्योरेंस है। उसी तरह एडवांस रेंट भी हो सकता है। ऑल रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड इन द बेसिस ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट। उसी तरह रेवेन्यू भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है जिस पीरियड से अगर संबंधित वो है। अगर कोई रेवेन्यू अगले पीरियड में हम अर्न करेंगे और उसका पैसा हमको अभी मिल गया तो उसको हम रेवेन्यू नहीं ट्रीट करेंगे इस पीरियड का, उसको अगले पीरियड का रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ उदाहरण दिया गया है सेल्स, इंटरेस्ट, कमीशन। अगर ये चीज़ें बाकी हैं, है ना, हमने सेल कर दिया है, पैसा नहीं मिला है, तो उसको हम रेवेन्यू मानेंगे। हमने इंटरेस्ट अर्न कर लिया है, पैसा नहीं मिला है, तो हम उसको मानेंगे हमारा इंटरेस्ट है, अर्न कर लिया है, उसको मैच करेंगे इसी साल से। कमीशन है हमारा, कमीशन के लिए हमने काम कर दिया है, अर्न कर लिया है, पैसा हमको नहीं मिला है, तो ये भी हमारा एक रेवेन्यू है, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस तरह डिप्रिसिएशन को भी, सारे एक्सपेंस को भी, सारे रेवेन्यू को भी जिस पीरियड से वो रिलेटेड है उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज किया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कितने का कॉस्ट प्रोड्यूस्ड हुआ। अब कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड के क्या फार्मूला होता है वो हम जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड होता है that opening stock plus that closing opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड हो गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड में से अगर कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो फिनिश्ड अनसोल्ड गुड्स है, उसको माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी जो कंसर्न खर्च है उसको उसी साल के आमदनी से मैच कर रहे हैं। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड जो है उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया, उसको हटा दिया है, क्योंकि वो अगले साल का बिकेगा, उसका जो इस साल एक्सपेंस कर दिए हैं वो उसमें नहीं आएगा, अगले साल वो एक्सपेंस इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि आमदनी भी तो उसके अगले साल भी जब बिक जाएगा तब। तो इस तरह मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हम
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। उनके दो एस्पेक्ट्स, एक को डेबिट कहते हैं, दूसरे को क्रेडिट कहते हैं, और दोनों का वैल्यू दोनों इक्वल अमाउंट के होते हैं। कभी कभी 3-4 एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, 5 एस्पेक्ट, 10 एस्पेक्ट, 20 एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उनके डेबिट साइड का जो एस्पेक्ट है और क्रेडिट साइड का जो एस्पेक्ट है, मान लीजिए डेबिट साइड में 5 अकाउंट हो, क्रेडिट साइड में भी 5 अकाउंट हो, लेकिन डेबिट साइड का सारे एस्पेक्ट्स का जो टोटल है और क्रेडिट साइड के सारे एस्पेक्ट्स का जो टोटल है वो दोनों इक्वल होगा। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज दस कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। चूँकि इसमें दो साइड होते हैं हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के, तो इस अब दो का मतलब क्या होता है, डबल। तो इस तरह की बात, इस तरह की चीज़ें जिस अकाउंटिंग में यूज की जाती है, इस तरह का सिद्धांत जिस अकाउंटिंग में यूज की जाती है उसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं। जैसे गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000, यहाँ क्या है, गुड्स सोल्ड एक एस्पेक्ट है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है इस ट्रांजेक्शन में, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कैश। ये दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसका जर्नल कैसे करेंगे, एक एंट्री कैसे करेंगे, हम बाद में देखेंगे और सीखेंगे। दी ड्यूलिटी प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, 10th तक, अभी 11th में आप लोग आए हैं, तो 11th में तो आप डेबिट क्रेडिट जो अकाउंटिंग की भाषा है, अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, वो तो आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि अकाउंटिंग में दैट डेबिट क्रेडिट ही होता है। अकाउंटिंग में माइनस प्लस जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। अगर मैं 10,000 रुपीज़ कहता हूँ, उसका मतलब 10,000 रुपीज़, इसका मतलब माइनस 10,000 रुपीज़ नहीं है या प्लस 10,000 रुपीज़ नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग, अगर मैथमेटिक्स में हम 10,000 कहता हूँ तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये माइनस फिगर है या प्लस फिगर है। ऐसे आम रूप से 10,000 कहने से लोग प्लस ही मानता है, लेकिन सवाल ये उठ सकता है कि ये माइनस है या प्लस है, या वो माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ड्यूलिटी प्रिंसिपल के ही आधार पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। जैसे मैथमेटिक्स का इक्वेशन होता है, उसी तरह अकाउंटिंग का भी इक्वेशन बन सकता है और बनता है, जिसमें क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जितना भी किसी फर्म का बिजनेस का एसेट है वो उस फर्म के लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होता है। और ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन स्टैंड्स बैलेंस्ड आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन उसके बाद होते हैं, उसके बाद भी ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड रहता है। अगर मान लीजिए कि 2 रुपये का एसेट है, 1 रुपये की लायबिलिटी है, 1 रुपये का कैपिटल है, तो एक ये 2 इक्वल टू 2 हुआ, ये बराबर हुआ, बराबर ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए 1 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन कोई हुआ, तो एसेट में भी 1 रुपये बढ़ गया, लायबिलिटी में भी 1 रुपये बढ़ गया, तो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो जाएगा। ये 2 हुआ और एक तो ये था 3, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3, एसेट साइड भी 3 हो जाएगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड भी 3 हो जाएगा। तो ड्यूअल प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी या ड्यूअल कॉन्सेप्ट के आधार पर ही अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है और उसका यूज हम लोग कर पाते हैं अकाउंटिंग के समस्या के समाधान के लिए, या अकाउंटिंग के जर्नलाइजेशन की एक प्रक्रिया को समझने के लिए। ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन का अकाउंटिंग में कोई ख़ास उपयोग नहीं है, वो अकाउंटिंग के भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, उसका यूज भी अकाउंटिंग में कहीं नहीं किया जाता है। लेकिन अकाउंटिंग की जो बेसिक चीज़ है जर्नलाइजेशन या जर्नलाइजिंग, उसको सीखने के लिए एक अप्रोच है
जो इसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे, या दैट इक्वेशन बेस्ड अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड अप्रोच, तो उसको सीखने के लिए ये उपयोगी होता है। चीज़ों को समझने में भी बिना विस्तृत अकाउंटिंग के ज्ञान की और प्रैक्टिस की आसानी होती है। तो हम लोग यहाँ तो मुख्य बात हमारा ये एस्पेक्ट ये था कि ड्यूटी प्रिंसिपल में ये होता है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या एटलीस्ट वो दो एस्पेक्ट्स को, जो चीज़ों को, दो अकाउंट्स भी कहिए, दो अकाउंट्स को, चूँकि अकाउंट्स हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि बाद में अकाउंट्स यूज करेंगे, अभी तो आपने कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखा ही नहीं है। अकाउंट्स कहने से क्या आप समझेंगे ये आपको पता ही नहीं है। हालांकि अकाउंट्स का डेफिनेशन मैंने दिया है, लेकिन अकाउंट्स को पूरी तरह समझाया नहीं है, कैसे बनता है, क्या उसका परिप्रेक्ष्य है। बहुत जगह अकाउंट्स को लोग सिर्फ लेजर कह देता है, लेकिन लेजर तो एक बंडल है अकाउंट्स का, ठीक है। लेजर में कई सारे अकाउंट्स होते हैं। लेजर फोलियो का मतलब लेजर का एक पन्ना है, तो इसका मतलब उस पन्ने का एक नंबर है। लेजर मतलब एक बंडल ऑफ अकाउंट्स, उसमें कई सारे, एक लेजर में बहुत सारे पन्ने होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो पेजेस का नंबर अकाउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो लेजर फोलियो में दिया जाता है, उस फोलियो नंबर में अकाउंट है ये बताता है। तो लेजर जो होता है वो अकाउंट कंटेंट करता है, बहुत सारे अकाउंट्स कंटेंट करता है। मतलब अकाउंट जो होते हैं वो लेजर में ही रखे जाते हैं। तो हम लोग यह बात कर रहे थे मुख्य रूप से अकाउंट की। तो दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट हर बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, और दोनों अकाउंट को इक्वली इम्पैक्ट करता है, इक्वल अमाउंट से इम्पैक्ट करता है। अगर कैश अकाउंट को 10,000 से करता है तो राम के अकाउंट को भी 10,000 से करेगा। अगर फर्नीचर अकाउंट को 10,000 से करता है तो कैश अकाउंट को भी 10,000 से करेगा। अगर मशीन अकाउंट को 10,000 से करता है तो सोहन के अकाउंट को भी 10,000 से करेगा। तो ये उसका इम्पैक्ट दो अकाउंट्स पर होता है, और इक्वल अमाउंट से ही इम्पैक्ट एटलीस्ट दो अकाउंट पर, उससे अधिक भी हो सकता है, और जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या है? This concept states that revenue is considered as realized when transaction has taken place. An obligation to receive its payment has been established. Its payment has been established. Its payments has been established. अब रेवेन्यू का रिकॉग्निशन हम कब करते हैं? कोई भी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए? कोई भी आमदनी होती है कब रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए? कोई भी आमदनी तब रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए जब वो जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो अर्न किया जाता है, जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो अर्न किया जाता है उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। कोई भी रेवेन्यू, ठीक है। जैसे करंट ईयर में हमने कोई रेवेन्यू अर्न किया है तो करंट ईयर में ही उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, भले ही पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, ये मटेरियल है बिल्कुल। उसी तरह अगर कोई रेवेन्यू हमको करंट में मिल गया
कोई रेवेन्यू के का पैसा हमको करंट में मिल गया है, लेकिन उस रेवेन्यू को हमने अर्न नहीं किया है, तो उसको हम लोग रेवेन्यू के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अकाउंटिंग ईयर 2019-20 फरवरी का ये है हमारा, ये अकाउंटिंग ईयर अगर 19-20 है, इसका मतलब 1 अप्रैल 19 से शुरू हुआ, 31 मार्च 20 को क्लोज होगा। गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 2x, एक्स को बेचा गया गुड्स, तो ये रेवेन्यू कम का माना जाएगा 2019-20 का। लेकिन जब इसका पेमेंट किया अकाउंटिंग ईयर 2021 में मई में इसका पेमेंट किया गया, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, एक्स से पैसा मिला, तो हम रेवेन्यू यहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे, 1920 में करेंगे कि 2021 में करेंगे। नेचुरली हम 1920 में करेंगे। रेवेन्यू हमने कब अर्न किया है? जब बिका। पैसा हमें कभी भी मिले कोई बात नहीं है, लेकिन आश्वासन तो मिल गया है कि पैसा हमको मिलेगा। इसीलिए हम लोग जो है डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं, इसीलिए डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं। उसी तरह दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, ये अकाउंटिंग ईयर 1920, अकाउंटिंग ईयर है 2021। अब फरवरी में हमको एडवांस फॉर सेल ऑफ गुड्स ₹10,000 मिल गया फ्रॉम वाई से, लेकिन हमने अभी तक सेल नहीं किया, तो ये रेवेन्यू तो हमने अर्न नहीं किया, तो इसको किस अकाउंट में दिखाएंगे? रेवेन्यू के अकाउंट में? बिल्कुल नहीं। ये हालांकि सेल के अगेंस्ट में मिला है, सेल्स हमारा एक रेवेन्यू है, सेल्स तो अभी हुआ ही नहीं इस पीरियड में, तो इस पीरियड में इसको रेवेन्यू के रूप में नहीं दिखाएंगे। इसको कब दिखाएंगे? जब मई में गुड्स सोल्ड टू ₹10,000 तब दिखाएंगे। तब तक क्या होगा? ये हमारे लिए पैसा जो मिला हुआ ये हमारे लिए एक एडवांस हुआ जो सेल्स के अगेंस्ट में मिला है। बुक्स में हम दिखाएंगे, लेकिन एक लायबिलिटी के रूप में दिखाएंगे जो वाई से हमें मिला है। जब गुड्स बेचेंगे तो सेल्स हमारा रेवेन्यू हो जाएगा, वाई का अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो वाई से हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने एडवांस लिया है, तो उसका एडवांस अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ रेवेन्यू को हम 2021 में रिकॉग्नाइज करेंगे, न कि 1920 में। मतलब 1920 में नहीं करेंगे, 2021 में ही करेंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल का, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का कुछ एग्जम्पशन भी है, एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या क्या है? हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम क्या है? ये ग्रेजुएशन में जब लेकिन में आप आएंगे तब इसको पढ़ना है, उसके सिलेबस में है। उसी तरह कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो होता है उसका भी वो कॉस्ट अकाउंटेंसी में इसके संबंध में चर्चा की जाती है, या कॉस्टिंग जब ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों केस में चूँकि ये लंबे समय तक चलते रहता है, हायर परचेज में क्या होता है? किराया क्रय पद्धति हिंदी में कहते हैं। किराया क्रय पद्धति में जो गुड्स होता है वो जो सेल होता है वो बेच देता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर तब तक नहीं करता है जब तक कि पूरा पेमेंट नहीं मिलता है। जो हायर परचेज का इंस्टॉलमेंट है वो उसको मंथली या ईयरली मिलते जाता है। तो वो क्योंकि पोजीशन तो उसी का रहता है, जो ऑनर है, जो ओरिजिनल ऑनर है, जो सेलर है। ऑनरशिप तभी ट्रांसफ़र करते जब पूरा पैसा मिल जाएगा, तो वो रेवेन्यू उतना ही के पूरे एसेट के वैल्यू के बराबर वो रेवेन्यू वाला कि बिक गया है, वो यूज़ नहीं करता है। लेकिन उसका अधिकार होता है कि अगर वो पैसा नहीं दे तो वो उसको रिकवर कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है एसेट को, जो परचेजर है, हायर परचेजर का परचेजर है उससे। ये अधिकार होता है राइटिंग में। तो ऐसी स्थिति में वो सिर्फ उतना ही रेवेन्यू के रूप में रिकॉग्नाइज करता है जो उसको जिसका इंस्टॉलमेंट का जितना पेमेंट हायर परचेज सिस्टम में जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट उसको मिल जाता है। इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि जितना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है काम का, तो ज़्यादा प्रूडेंस रखकर और कंजर्वेटिव रखकर अब जितना हो गया है सेटिस्फाई हो गया है अधिकारी के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा, हमारे इंजीनियर्स के द्वारा, उसका 80% 90% हम रेवेन्यू के रूप में मान लेते हैं।
कुछ स्थिति में अगर 100% ये है, सेटिस्फेक्शन है, तो 100% भी मान सकते हैं, लेकिन प्रूडेंस के लिए हम 80% 90% ही मानते हैं और उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन है। लास्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव्स कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव्स कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मतलब है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एंट्री की जाती है, जो भी एंट्री की जाती है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जिसको वाउचर भी कहते हैं, वाउचर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसके आधार पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की जाती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एंट्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जाती है, वो डॉक्यूमेंट किसी न किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर ही, डॉक्यूमेंट के आधार पर ही की जाती है। रिटेन शीट ऑफ पेपर या दैट बुक्स दैट पेपर के आधार पर। जैसे हम सेल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं या परचेज की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो किस चीज़ पर आधारित होता है? कैश मेमो पर। अगर कैश सेल्स है तो कैश मेमो पर आधारित होता है। उसी तरह अगर क्रेडिट सेल्स है तो दैट इनवॉइस पर आधारित होता है। परचेज भी कैश मेमो पर आधारित होता है। अगर कैश परचेज है तो, क्रेडिट परचेज है तो इनवॉइस पर आधारित होता है। उसी तरह सैलरी पे करते हैं तो सैलरी का पेमेंट हम किस आधार पर करते हैं? पे बिल के आधार पर। उसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट का दैट वैल्यू पे करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो किस आधार पर करते हैं? मेजरमेंट बुक के कैलकुलेशन और जो हमारे पास वर्क ऑर्डर के या जो कॉन्ट्रैक्ट जो डीड होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके आधार पर जो रेट दिए रहते हैं, उसके आधार पर करते हैं। तो किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स के आधार में ही बुक्स एंड अकाउंट्स में एंट्री की जाती है या वाउचर बनाए जाते हैं और उनके आधार पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने अभी देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं और 11 कन्वेंशंस हैं, जिनको प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस तरह टोटल 14 कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।